हमारे सीनियर लीडर आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने लगभग सभी बातों को आपके सम्मुख कह ही दिया। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि समाज में और वर्तमान सरकार की निगाह में यह लगता था कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो मदरसों में पढ़ते हैं, केवल मजहबी शिक्षा लेते हैं, जिससे इनके अंतर्गत जो है कट्टरवाद जो है किसी धर्म के प्रति पढ़ाया जाता है, इनको जो है चेंज किया जाए। तो सरकार ने योजनाएं बनाई सर कि इस मदरसे में जो है आधुनिकीकरण योजना के तहत जो है जो यूपी बोर्ड के विद्यालय का सिलेबस है उसको भी पढ़ाया जाए। यह योजनाएं जो है सरकार द्वारा बनाई गई और उस सरकार की योजना के तहत ये विद्यालय चले। तो उसमें जो शिक्षक रखे गए, तो जो उस मदरसे में आधुनिकीकरण योजना के तहत शिक्षक रखे गए, उसमें किसी विशेष समुदाय के लोगों को नहीं रखा गया, वह सभी समुदाय के लोगों को मिला करके उसमें नियुक्तियां हुई। जो हिंदी में जो है, अंग्रेजी में, कंप्यूटर में, विज्ञान में जो जिस तरह से जो योग्यता धारी था उस सबको उसमें रखा गया और सबको जो है इस योजना के तहत जो है मानदेय देने लगी सरकार। केंद्र सरकार 12,000 दी और उसमें जो है प्रदेश की सरकार 3,000 दी। इस तरह दोनों मिला करके बराबर जो है उस सरकार पैसे जो है उनको मिलते रहे। लेकिन और सरकार ने बहुत बढ़िया नारा दिया, यह सबको समाज में पसंद आया कि जो मदरसे में भी पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन सके और समाज की मुख्य धारा में जो है वह भी आकर के जो है नौकरियां जो है कर सके जो है। इसलिए जो है यह सबकी पसंदगी थी जो है, उस पसंदगी के आधार पर सरकार ने जो पूर्व में निर्णय लिया और अपने ही निर्णय को अपने कार्यकाल में किस तरह से चेंज कर दिया कि पहले तो बंद कर दिया कि ये जो है इनको केंद्रांश नहीं मिलेगा, तो मैं उसके लिए लड़ता रहा। यह मामला मैं प्रत्येक वर्ष जो है जब से आया हूं सदन में उठाता रहा, तो सरकार यही जवाब हमें देती रही सदन के अंदर कि केंद्रांश के लिए मैंने पत्र लिखा है केंद्र की सरकार को और हम प्रयास कर रहे हैं कि केंद्रांश आ जाए। जहां केंद्रांश ले आने की बात सरकार करती थी, वही प्रदेश का अंश भी खत्म कर दिया। जून 2023 से प्रदेश का अंश भी पूरी तरह से खत्म कर दिया और जिसके कारण जिसमें यह जब समाचार आया, इस समाचार के बाद जो है इससे सदमे से 18 दिसंबर 2023 से अब तक 4 शिक्षकों की उस सदमे से मृत्यु हो गई सर। और वह शिक्षक आज 18 दिसंबर से इस भीषण ठंड में धरने पर यूको गार्डन में बैठे हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं माननीय पीठ से कि इतना बड़ा अन्याय किसी जाति के नाम पर, किसी वर्ग के नाम पर इतना बड़ा अन्याय जो है किसी सरकार का करना कहां तक वाजिब है, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर में वो शिक्षक और वह शिक्षा, जिस शिक्षा की बदौलत हम उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात करते थे, जिन शिक्षकों को हमने रोजी रोटी दिया और रोजी रोटी इतने दिनों से उनकी चल रही थी, केंद्रांश बंद हुआ तो उसकी लड़ाई लड़ रहे थे हम, तब तक ये प्रदेश का अंश भी बंद कर दिया गया। 21,000 शिक्षक भूखमरी के कगार पर हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं इस ठंडे में। उनका कैसे जो है परिवार चल पाएगा, इसके विषय में सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए और ऐसी योजनाओं को जो सरकार के जो समाज में जो है के हित में हो और ऐसी योजनाओं को जो है सरकार को जो है चलाने में क्या दिक्कत हो रही है। अब इनका नारा वो कहाँ चला गया जब एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात करते रहे। इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से नेता सदन और इस सदन को मैं अवगत कराते हुए आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस लोक महत्व के इस अमूल्य सुनिश्चित विषय पर हम सदन की कार्यवाही रोककर
चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं। ठीक है, माननीय मोहसिन साहब। बड़े विद्वान हमारे वरिष्ठ सदस्यों ने अपनी पीड़ा बयान की सदन के अंदर, और ये सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक मुस्लिमों की पीड़ा थी, ये अल्पसंख्यकों की पीड़ा नहीं थी। कभी इन्होंने अल्पसंख्यक की पीड़ा नहीं उठाई होगी, खाली ये अल्पसंख्यक के नाम पर मुस्लिमों को जानते हैं, और मुस्लिमों का भी इन्होंने क्या उद्धार किया है अच्छी तरह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में क्या हुआ उनके साथ सब जानते हैं। मैं अरे सुन लीजिए माननीय स्वामी जी, बैठिए तो एक मिनट सुनिए तो, अरे सुनिए तो, सुनिए, बैठिए जरा, पूछने दीजिए। माननीय मोहसिन साहब, आप सरकार की तरफ से उत्तर दे रहे हैं। अरे सर, 3 लोग बोले हैं तो मैं भी बोल रहा हूँ, सरकार उत्तर देगी ना। अभी मैं भी तो बोल सकता हूँ, मैं भी तो सदन का सदस्य हूँ, मुझे भी तो कहने दीजिए। आप काम, मैं इनकी पीड़ा को आगे बढ़ा दूं। इन्होंने जिस तरह से अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिम समाज को छलने का काम किया है, आप कार्य स्थगन के पक्ष को मदरसे देकर, मोहसिन साहब, आप कार्य स्थगन के पक्ष में नहीं बोल सकते। आप 1 मिनट बस इनको अपना, मैं सरकार का पक्ष आएगा, माननीय मंत्री जी देंगे जवाब, लेकिन इनको बताना चाहते हैं कि इन्होंने जो पिछड़े पासमादा मुसलमानों का हशर किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, हमने तो इनके दस्तखत नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, हमने टोपी से टाई की तरफ ले जाने की बात की है, इन्होंने कलम के बजाय कट्टा देने की बात की है। क्या बात करते हैं मोहसिन साहब? इन्होंने कलम नहीं दिया है मुसलमानों को। मोहसिन साहब बैठिए, मोहसिन रजा साहब अपना स्थान ग्रहण करिए, सरकार इसका उत्तर दे। अभी मैंने इनको सुना, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को और आदरणीय लाल बिहारी यादव जी को। माननीय सभापति जी ने मदरसा शिक्षा में गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़े, इन्हें उनकी शिक्षा की चिंता नहीं है। माननीय सभापति ने मुस्लिम बोर्ड की चिंता है कि मुस्लिम बोर्ड इनको कैसे मिले, और इसी आधार पर बार बार जांच का नाम ले रहे हैं। मानवर जांच वहाँ कराई गई है जहाँ कंप्लेंट मिली है। नेपाल बॉर्डर पर जो मदरसे स्थित हैं, वहाँ की फंडिंग के संबंध में चिंता हुई, शिकायत की गई, और माननीय सभापति जी जब जांच कराई गई, जांच में उन मदरसों के संबंध में विभाग ने पाया फंडिंग में कि ये फंडिंग की कहाँ से आई है, तो संबंधित मैनेजमेंट ने जवाब दिया कि हमको फंडिंग चंदे से हो रही है, ज़कात से हो रही है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग ऐसे नहीं थे जो चंदा दे सके, ज़कात कर सके। ये फंडिंग पर संदेह हुआ है, मान पर उसकी जांच हुई है। माननीय मोहसिन भाई ने जो कहा बिल्कुल ठीक है। मदरसा शिक्षा में जो भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार की जो चिंता है, अभी सरकार की चिंता है कि हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, मजूर के बेटे भी हजूर होंगे, इसलिए मदरसा शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने का काम किया गया। उन्हें उर्दू, अरबी, फारसी के साथ साथ हिंदी, गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान पढ़ाकर मुख्य धारा से माननीय सभापति जोड़ने का काम किया गया। अभी नहीं, ये चिंता है मुस्लिम समाज के बच्चे मुख्य धारा से जोड़ दिए जाएंगे तो उनको बरगलाया बहकाया नहीं जा सकता। इन्हें मानवर बोर्ड की चिंता है, उनकी पढ़ाई की और शिक्षा की चिंता नहीं है। इसलिए इसको मानवर अभी सरकार ने जब तक हम इसको किया, अब मानवर सभी योगी सरकार ने सभी पाठ्यक्रम एक कर दिए, सबका बोर्ड एक बना दिया। मदरसा शिक्षा जो अलग थी उसको बेसिक शिक्षा NCERT और SCERT का कोर्स लागू हो, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। मानवर हम इनको मुख्य धारा से जोड़कर इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक बना सके। इसके लिए योगी सरकार पूरी तरीके से चिंता करने का काम कर रही है। और मानवर जो बजट की बात है, जितना 60 और 40 का बजट दिया जाता है, माननीय सभापति जी, इसके फंडिंग के संबंध में मदरसा आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2018-19 से पूर्व 100% केंद्र प्रावधानित थी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से योजना अंतर्गत निर्गत नवीन गाइडलाइंस द्वारा
स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा माइनॉरिटीज लागू की गई, जिसके अंदर फंडिंग पैटर्न 60% 60% केंद्रांश और 40% मानव राज्यांश का प्रावधान किया गया। बस 2018-19 व उसके आगे वर्षों के लिए 40% राज्यांश की व्यवस्था साधनादेश संख्या 21-27-52-3/2019 बजट ब्रैकेट 10/2016 TC दिनांक 26 नवंबर 2019 द्वारा की गई। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्रांश प्राप्त हुआ। तदनुसार ये इसको भारत सरकार द्वारा राज्य द्वारा इसको निर्गत करते हुए मानदेय का मानवर भुगतान कर दिया गया है और बाकी 2022-23 एवं 2024 के मानदेय के भुगतान किए जाने हेतु मद में कोई धनराशि निर्गत नहीं की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, मेरी ओर से केंद्र सरकार को पत्र भी लिखे गए और अब माननीय सरकार ने ये निर्णय ले लिया। भारत सरकार ने दिनांक 17/10/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि ये योजना वर्ष 2021-22 तक अनुमोदित रही है और अब जिनने जो पढ़ाया ये केंद्र सरकार के अलग प्रदेश सरकार से कहीं भी बजट देना होगा, जो अवशेष होगा उसका हम भुगतान कर देंगे। ठीक है, लाल बहन। माननीय मंत्री जी से जानने की इच्छा करता हूँ कि जब आप इतने उदार विचारधारा के हैं, उस उदारता के आधार पर अगर आपने जो है ऐसी व्यवस्था मदरसा के लड़कों के लिए किया तो इनको मुख्य धारा में आप जोड़ना चाहते हैं, तो न केंद्र का उनको मानदेय दे रहे हैं और जो प्रदेश का था उसको भी जून 2023 से आज तक आपने बंद कर दिया। तो ये जोड़ने की ये प्रक्रिया है क्या? आप इनके ये जो जून से इनका प्रदेश का जो राज्यांश था उसको आप देने का काम करेंगे और करेंगे तो कब तक करेंगे? स्पष्टीकरण पूछ लीजिए माननीय मंत्री जी। बैठिए। सभापति जी, हमने पहले भी कहा प्रदेश का जो हिस्सा है 40% का वो हम दे दें, इसको इसी सत्र में दे दें। क्या माननीय सभापति जी, माननीय त्रिपाठी, उसके निश्चित मानदेय का 42% धनराशि का भुगतान किया जाना, क्या यह कौन सा न्याय है, कौन सा कल्याणकारी राज्य है? तो क्या माननीय मंत्री जी, जब वह प्लान नॉन प्लान का हिसाब होता है, भाई हर जो योजनाएं केंद्र से लागू होती हैं मान्यवर, उसमें राज्यांश होता है, केंद्रांश होता है, और जब वह पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाती है तो जो केंद्रांश होता है वह राज्यांश राज्य जो है उसको स्वीकार करके देता है। लेकिन यह कौन सा कृत्य है कि किसी भी व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को, ट्रेंड व्यक्ति को, कुशल व्यक्ति को, जो राष्ट्र निर्माण की भूमिका का निर्वहन करता है, शिक्षक का दायित्व का निर्वहन करता है, उसको 42% देने का औचित्य क्या है? यही हमारे माननीय मंत्री जी कृपा पूर्वक बता दें। माननीय सभापति महोदय, डॉक्टर मान सिंह जी आ गए, हमें उत्तर आ जाएगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से सिर्फ क्या जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी, लगभग हर प्रसंग में आप एक बात जरूर जोड़ते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, फिर तो केंद्र और राज्य दोनों आपके पास है, तो मदरसा शिक्षकों को माननीय मंत्री जी, तो त्रिपाठी जी ने जिज्ञासा व्यक्त की है कि 40% राज्यांश है और 60% केंद्रांश है, तो किसी को वेतन के रूप में दिया जाना, यह कहाँ कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है और यह कहाँ संघीय ढांचा का निर्वहन किया जा रहा है? मानवर, यह प्लान नॉन प्लान की योजनाएं होती हैं। जब एक प्लान की योजना जो पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाती है तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो केंद्रांश का होता है वह राज्य जो है वह स्वीकार करता है। तो क्या माननीय मंत्री जी, वह 40% की जगह
100% जो है वेतन का भुगतान जो है हमारे शिक्षकों का करने की कृपा माननीय करेंगे। मंत्री जी। माननीय सभापति जी, योगी सरकार शिक्षकों का बहुत सम्मान करती है और मानवर ये योजना पूरी तरीके से केंद्र प्रोधानित थी और इसको केंद्र ने 21-22 तक ही अनुमोदित किया है और फिर भी सरकार चिंतित है। शिक्षा और शिक्षकों का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए और इसमें जब तक हमारे पास जो योजना नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वही की जाएगी। नहीं मौर्य, केंद्र प्रोन्नोदित है उसके आधार पर है तो या तो 60% वहां से मंगावे, नहीं तो 60% जब आपने लागू किया उसको तो उसको आप 100% स्वीकार करने में आपको क्या परेशानी है। ऐसे तो सब स्वीकार होते हैं जो प्लान नॉन प्लान के अंतर्गत होते हैं, उसमें केंद्र से जो है जो अंशदान दिया जाता है वह 60% और यहाँ का 40% वह करके जो है वह 100% दिया जाता है। अब एक शिक्षक को 40% का वेतन का भुगतान किया जाना यह अव्यवहारिक है और इसको माननीय मंत्री जी आप दिखवा लें कि क्या प्रक्रिया है। ठीक है माननीय मंत्री जी, जो माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि भाई आखिर आपने जो शिक्षक रखे थे वो 100% देने पर रखे थे, केंद्र का अंश 60% था, केंद्र का अंश 60% था, केंद्र ने 22 तक का सहमत दे दी आपको। उसके बाद की जो स्थिति है उसके लिए आप इसको दिखवाइए कि इसको या तो केंद्र से मांगिए और केंद्र अगर से मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो कुछ आप इस पर विचार करिए कि अपने संसाधनों से करें, नहीं तो किसी को 40% मतलब वेतन देकर 100% का काम लेना, मुझे लगता है इसको आप दिखवा लीजिए। ठीक है, इसको दिखवा लीजिए और जो भी इसमें उचित हो वो कार्रवाई कर दीजिए।